गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा थर्मोडायनेमिक्स का काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, दैट इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स स्टार्ट करने से पहले एक दो बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहली बात तो ये है कि मैं इसको पूरे लेक्चर को एक ही लेक्चर में कवर करना चाहता था, लेकिन ये हुआ नहीं, हमें इसके दो पार्ट बनाने पड़ेंगे। दूसरी बात ये बच्चों कि जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, इट वाज गिवन बाय ए ग्रेट फ्रेंच इंजीनियर कॉल्ड सैडी कार्नो। प्यारे बच्चों, जो दूसरी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आप इसको कार्नोट न कहें, ठीक है। बहुत से बच्चे इसको बोलते हैं कार्नोट, ये आपका प्रोनाउंसिएशन होता है कार्नोट। डियर स्टूडेंट, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज दिस। तो और इसको करेक्ट करना बहुत जरूरी है क्योंकि एक बहुत बड़ी हस्ती हुई है ये। सैडी कार्नो वाज ए मैकेनिकल इंजीनियर फ्रॉम फ्रांस। एंड डियर स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स की जो शुरुआत है, आप ये कह सकते हैं कि वो इसी ग्रेट इंजीनियर ने की थी। अगर आप कहें कि फादर ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन है तो ही इज सैडी कार्नो। डियर स्टूडेंट, एक्चुअली ही वॉज पैशनेटली वर्किंग ऑन द एफिशिएंसी ऑफ इंजन्स। वो उस टाइम जो इंजन थे, भाप के इंजन थे उस समय, उसकी एफिशिएंसी वो बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था कि एक बेस्ट और एक मोस्ट एफिशिएंट इंजन वो बनाए, और उस स्टडी में ही वहाँ से एक थर्मोडायनेमिक्स की एक नई ब्रांच, मतलब फिजिक्स की एक नई ब्रांच की शुरुआत हुई जिसको हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। प्यारे बच्चों, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बाद में आया, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स उससे भी बाद में आया। यानी इस सीक्वेंस में आप ये कहें कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, देन जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। लेकिन नंबरिंग में ये ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि प्यारे बच्चों, जो ये सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हम जिसको कहते हैं, ये जिस किताब में था, जिस बुक में था, जो सैडी कार्नो ने जो बुक लिखी जिसमें इसकी चर्चा थी, वो इतनी पॉपुलर नहीं थी शुरू में। या आप ये कह सकते हैं कि सैडी कार्नो जब जीवित थे उस समय फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नहीं आया था, और ना ही थर्मोडायनेमिक्स टाइप ऐसी कोई ब्रांच की शुरुआत हुई थी, और ना ही वो बेचारे पॉपुलर हो पाए, और ना ही उनकी वो बुक पॉपुलर हो पाई। परंतु बाद में उस बुक को पढ़ा गया क्लैसियस द्वारा, मैक्स प्लांक, कैल्विन द्वारा, और उस बुक से ही फिर पढ़ करके जो स्टेटमेंट्स दिए गए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की, आपकी किताबों में दो स्टेटमेंट मिलेगी, एक मैक्स प्लांक की, एक आई थिंक कैल्विन प्लांक, एक क्लैसियस, ये दो स्टेटमेंट मिलती है। सो डियर स्टूडेंट, ये इसलिए जो क्रेडिट है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का, आप ये मत सोचिएगा कि ये इन्होंने दिया था। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स सैडी कार्नो ने दिया था, ठीक है प्यारे बच्चों। एंड डियर स्टूडेंट, उस बुक में ये लिखा गया था कि कार्नो अज्यूम दैट इट इज इम्पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट द एनर्जी ऑफ हीट एट अ सिंगल टेम्परेचर। मीन्स अगर आप हीट से कोई भी यूजफुल एनर्जी लेना चाहते हैं या एनर्जी लेना चाहते हैं, हीट एनर्जी से एनर्जी लेना चाहते हैं, तो वो एक टेम्परेचर पे पॉसिबल नहीं है। आपको एक उससे कम टेम्परेचर चाहिएगा। जैसे प्यारे बच्चों, आप इसको ऐसे समझिए कि हम जो बिजली बनाते हैं पानी से, तो उसमें क्या होता है, पानी एक बहुत ऊंचाई पे इकट्ठा होता है, वहां से पानी नीचे की तरफ गिरता है, और हम उस पानी की काइनेटिक एनर्जी से बिजली बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, पानी से बिजली बनाने के लिए ये जरूरी है कि एक हायर लेवल और एक लोअर लेवल होना बहुत जरूरी है। इसी तरह सैडी कार्नो ने अज्यूम किया था कि अगर आपने हीट से एनर्जी लेनी है तो ये जरूरी है कि एक लोअर टेम्परेचर पर कोई ना कोई चीज जरूर होनी चाहिए। ये बिल्कुल ऐसा ही है प्यारे बच्चों। मान लो आपने पानी इकट्ठा कर लिया बहुत सारा बिजली बनाने के लिए, लेकिन लेवल एक ही है, उससे लोअर लेवल नहीं है। आपने एक डैम बनाया और डैम से नीचे का कोई लेवल नहीं है, आप उस पानी से बिजली नहीं बना सकते। एंड डियर स्टूडेंट, इन अ सेम वे, आप हीट से जब तक एनर्जी नहीं ले सकते जब तक आपको कोई लोअर लेवल हीट का ना मिल जाए, यानी कोई लोअर टेम्परेचर पे कोई चीज ना मिल जाए। ये जो स्टेटमेंट लिखी गई है इनडायरेक्टली प्यारे बच्चे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है,
और प्यारे बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बहुत सारी स्टेटमेंट्स हम दे सकते हैं, कितनी ही स्टेटमेंट हम बना सकते हैं और सारी की सारी अलग लगेगी, लेकिन वो सारी हैं इक्विवेलेंट। आप इसको भी सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट मान सकते हैं। एक प्यारे बच्चों, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की एक स्टेटमेंट आप ये भी कह सकते हैं कि एक नेचुरल रेस्ट्रिक्शन है हीट पर कि वो वर्क में पूरी तरह कन्वर्ट नहीं हो सकता। इसमें लिखा हुआ है कि देयर इज ए नेचुरल रेस्ट्रिक्शन अपॉन द कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। प्यारे बच्चों, यहां थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लोर करूंगा। आपने पढ़ा है कि वी कैन कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर। इट्स वेरी इजी। आप वाटर की काइनेटिक एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना रहे हैं, तो वहां जो वाटर की काइनेटिक एनर्जी है, मान लो से इट इज 10⁻⁶ जूल, तो आप 10⁻⁶ जूल इलेक्ट्रिसिटी उससे बना सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास 10⁻⁶ जूल हीट है, तो आप उससे 10⁻⁶ जूल दूसरे फॉर्म की एनर्जी नहीं बना सकते। समझ रहे हैं बात मेरी? यानी आप कोई भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में 100% कन्वर्ट कर सकते हैं। मान लो आपके पास एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस है विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। आप पूरे के पूरे साउंड को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, परंतु हीट को पूरी तरह आप वर्क में कन्वर्ट नहीं कर सकते, जबकि हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है साउंड की तरह। इसलिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हीट को एक स्पेशल फॉर्म, एक स्पेशल स्टेटस देता है कि इट इज ए स्पेशल फॉर्म ऑफ एनर्जी, है ना। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स डिस्टिंग्विशेस हीट फ्रॉम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। लेकिन बच्चों, फिर से मैं यहां कहूंगा कि आप यह मत सोचिएगा कि हीट को पूरी तरह वर्क में नहीं बदला जा सकता। बदला जा सकता है, लेकिन एक कंडीशंस है, ठीक है। वो इस स्टेटमेंट में मैं आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करूंगा। नाउ डियर स्टूडेंट, जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स था वो कहां से अराइज हुआ, या फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वो अराइज हुआ कि एक मशीन आप ऐसी नहीं बना सकते, जिसको परपेचुअल मोशन भी हम कह सकते हैं, कि आप एक ऐसी मशीन नहीं बना सकते जो सेल्फ ऑपरेटेड हो। सेल्फ ऑपरेटेड इन द सेंस कि वो खुद ही काम करे। फॉर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, यू आर ऑल्सो ए मशीन। आपको कार्य करने के लिए, आपको वर्क करने के लिए यू नीड सम एनर्जी। आप खाना खाते हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, ना ही कोई लिविंग ना ही कोई नॉन लिविंग, जो बिना एनर्जी के काम करती रहे, काम करती रहे, काम करती रहे। जैसे इलेक्ट्रिक मोटर है, जब तक आप उसको इलेक्ट्रिसिटी नहीं देंगे वो वर्क नहीं करेगी। ये पंखा तब तक नहीं चलेगा जब तक आप इसको एनर्जी नहीं देंगे। मीन्स इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए मशीन विच कैन ऑपरेट ऑन इट्स ओन एंड विच कैन सप्लाई यू एन इनफाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो प्यारे बच्चों, इसी तरह जो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है, ये ओरिजिनेट हुआ एक और तरह की मशीन से, कि ऐसी कोई मशीन नहीं बन सकती जो साइकिल्स में काम करे और हीट को पूरी तरह वर्क में कन्वर्ट कर दे। ठीक है बच्चों, तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी एक मशीन की इम्पॉसिबिलिटी से ही जनरेट हुआ या बना। वहां पे आप ये कह सकते हैं, या आप ये कह सकते हैं कि आप कोई भी ऐसा इंजन नहीं बना सकते, ठीक है, जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, या आप ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते जिसका कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 हो। प्यारे बच्चों, ये दोनों बातों का मतलब क्या है? रेफ्रिजरेटर की जो कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस 1 का मतलब है कि कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बनेगा जो बिना बिजली के चीजों को ठंडा कर देगा। बिना बिजली के ऐसा कोई भी रेफ्रिजरेटर नहीं बनेगा। यह सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ही कहता है कि अगर आपने फ्रिज को अंदर से ठंडा करना है तो आपको उसको इलेक्ट्रिसिटी देना पड़ेगा। और यही सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि अगर आपको इंजन बनाते हैं, चाहे वो पेट्रोल इंजन है, चाहे वो डीजल इंजन है, एनी टाइप ऑफ इंजन, वो इंजन हीट छोड़ेगा ही छोड़ेगा इन्वायरमेंट में। ठीक है। और प्यारे बच्चों, आपने पढ़ा था एफिशिएंसी ऑफ ए हीट इंजन इज 1 - Q2 / Q1। तो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि ये जीरो कभी नहीं हो सकता। Q2 तो नॉन जीरो रहेगा, और प्यारे बच्चों अगर ये नॉन जीरो रहेगा तो एफिशिएंसी कभी भी 1 नहीं हो सकती। ओके, 1 करने के लिए, एफिशिएंसी 1 करने के लिए Q2 0 होना चाहिए। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम सेकंड लॉ की जो स्टेटमेंट्स हैं, जो क्लैसियस ने जो स्टेटमेंट दिया था, हम वो एक्सप्लेन करते हैं। देखो, क्लैसियस कहता है, अब इसमें यहां जो मैंने चर्चा की थी वो यहां मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा अच्छे से,
द ट्रांसफॉर्मेशन हुज ओनली रिजल्ट, देखिए प्यारे बच्चों मैंने ओनली को बोल्ड में लिखा है और अब मैं इसको बॉक्स में कर देता हूं, ये वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है। द ट्रांसफॉर्मेशन हुज ओनली रिजल्ट इज टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए बॉडी एट ए गिवन टेम्परेचर टू ए बॉडी एट ए हायर टेम्परेचर इज इम्पॉसिबल। इसका मतलब यह है प्यारे बच्चों कि एक बॉडी किसी भी दिए हुए टेम्परेचर पे है, उस बॉडी से आप उससे हायर टेम्परेचर की बॉडी को हीट नहीं दे सकते। ऐसी कोई मशीन नहीं है जो लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पे हीट दे, एंड इट इज द ओनली इफेक्ट। ये भी ध्यान रहे, ओनली रिजल्ट। इट मीन्स बच्चों इस स्टेटमेंट को थोड़ा समझिएगा प्यारे बच्चों। इट इज पॉसिबल टू ट्रांसफर हीट फ्रॉम ए लोअर बॉडी टू हायर बॉडी, बट इट इज नॉट द ओनली इफेक्ट। एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। लेट मी चेंज द कलर ऑफ चॉक। देखिए बच्चों, जगह नहीं है मेरे पास, यही बना देता हूं मैं। देखिए ये मेरे पास एक प्यारे बच्चों पिस्टन है और इसमें एक गैस यहां पे रखी है, एक आइडियल गैस इसके अंदर, और नीचे मेरे पास कोई भी एक मेटल रखी है, अच्छी मतलब कंडक्टिंग मेटल है। इसका टेम्परेचर है मान लो 30 डिग्री सेल्सियस, इसका टेम्परेचर मान लो प्यारे बच्चों 5 डिग्री सेल्सियस। ये हायर टेम्परेचर पे है, ये लोअर टेम्परेचर पे है। तो मैं ये नहीं, देखो क्या करते हैं बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में और एक लाइन बोलते हैं कि लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे आप हीट ट्रांसफर नहीं कर सकते। बच्चों ये गलत स्टेटमेंट है। आप लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर कर सकते हो, कोई समस्या नहीं, लेकिन सेकंड लॉ कुछ और बात कहता है। सेकंड लॉ की जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो ये है कि आप जब लोअर टेम्परेचर से हायर टेम्परेचर पे हीट ट्रांसफर करोगे तो उसके साथ और भी चीजें होंगी, केवल यही नहीं होगा। इज इट क्लियर? तो ये समझिएगा कि ये मिसकंसेप्शन जो है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, उसको आप करेक्ट करिएगा। देखो मैं क्या करता हूं प्यारे बच्चों, मैं यहां इसके ऊपर एक प्रेशर डालता हूं, या ये समझिए मैं इस पिस्टन को सडनली या इसको बहुत फोर्सफुली मैं इसको नीचे की तरफ दबाता हूं। तो ये आपने सुना होगा कि जब आप उसको दबाएंगे, किसी भी गैस को कंप्रेस करेंगे, तो आप जब उस पर वर्क करेंगे तो उसका टेम्परेचर राइज होगा। ठीक है, तो इसका टेम्परेचर मान लो बच्चों 5 से और 35 हो गया, इट बिकम्स 35। नाउ हीट ट्रांसफर फ्रॉम दिस गैस टू दिस मेटल। अब ये हीट ट्रांसफर हो गया लोअर टू हायर, 5 था पहले, अब 5 से हमने 30 पे कर दिया। लेकिन प्यारे बच्चों दिस इज नॉट द ओनली इफेक्ट। एक इफेक्ट क्या हुआ, सराउंडिंग्स ने या आपने उस पर वर्क किया तो आपका एनर्जी कंटेंट कम हो गया। समझे सेकंड लॉ का एक्चुअल में मीनिंग क्या है? इसलिए मुझे इस 2 पार्ट में करना पड़ा लेक्चर को, कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये कहता है कि लो टेम्परेचर से हाई टेम्परेचर पर हीट का ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन साथ में और चीजें भी होंगी, यानी और चेंजेस भी होंगे सराउंडिंग्स में। तो फिर कब नहीं हो सकता? केवल ट्रांसफर नहीं हो सकता। इसलिए वर्ड लिया हमने क्या, ओनली, कि केवल हीट का ट्रांसफर सिस्टम एट लो टेम्परेचर टू सिस्टम एट हाई टेम्परेचर ट्रांसफर हो जाए और पूरी दुनिया में कुछ भी ना हो, ऐसा संभव नहीं है। इसलिए प्यारे बच्चों ये ध्यान रहे, यू मस्ट हैव टू राइट दिस ओनली रिजल्ट। क्लियर प्यारे बच्चों? और आगे मैंने इसलिए लिखा भी है और इसमें स्पष्ट लिखा है कि देयर डज नॉट एग्जिस्ट ए डिवाइस ऑपरेटिंग इन साइकिल विच परमिट्स हीट टू बी ट्रांसमिटेड फ्रॉम ए रिजर्वोयर एट वन टेम्परेचर टू वन एट अ हायर टेम्परेचर विदाउट कंपनसेटिंग। ये बच्चों ये देखिए, कंपनसेटिंग चेंजेज, ठीक है, बिना कंपनसेटिंग चेंजिंग के ये नहीं हो सकता। और ब्रैकेट में ये मैंने लिख दिया, सम मैकेनिकल वर्क इज डन और एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द सराउंडिंग्स। जैसे इस केस में हमने सराउंडिंग से एनर्जी ट्रांसफर की है, या कोई भी जैसे आपने एनर्जी ट्रांसफर की है, ये इसके साथ कंपनसेटिंग चेंज था। ठीक है, ओनली ट्रांसफर नहीं हो सकता। और प्यारे बच्चों इसमें आगे कहा गया है, देखो एक और स्टेटमेंट देखिए, सेकंड लॉ का एक और स्टेटमेंट क्लैसियस का ही स्टेटमेंट है। क्या है कि हीट कंडक्शन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। इसको ये भी सेकंड लॉ का प्यारे बच्चों स्टेटमेंट है। इट मींस
यहां ये हमारे पास एक हॉट रिजर्वोयर है, ये हमारे पास एक कोल्ड रिजर्वोयर है, और प्यारे बच्चों ये बीच में हमने एक कंडक्टर लगाया हुआ है। ठीक है, इट्स अब हम आइडियल कंडीशंस कंसिडर कर लेते हैं। ये एक आइडियल कंडक्टर है और ये एक आइडियल हॉट रिजर्वोयर है, ये आइडियल कोल्ड रिजर्वोयर है। आइडियल रिजर्वोयर मींस आप इसमें से हीट चली जाएगी तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा, ये हीट रिसीव कर लेगा तो इसका टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। एंड दिस व्हाइट वन इज एन एब्सोल्यूट इंसुलेटर। एब्सोल्यूट इंसुलेटर मींस सराउंडिंग का इसमें कोई दखल नहीं है, यहां क्या हो रहा है सराउंडिंग्स को इससे कोई मतलब नहीं है। तो प्यारे बच्चों आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, देयर विल बी ए फ्लो ऑफ हीट इन दिस डायरेक्शन। मींस क्लेसियस की स्टेटमेंट को ये एक सिंपल सा फिनोमिना प्रूव करता है, हॉट से कोल्ड की तरफ लगातार हीट चलता रहेगा, परंतु कभी भी ये ऐसे उल्टा नहीं होगा। उल्टा अगर करना है तो सराउंडिंग मस्ट इंटरवीन। मींस ऐसा इंपॉसिबल नहीं है कि ये आ नहीं सकता, आ सकता है, लेकिन फिर उसमें सराउंडिंग्स का इंटरफेरेंस चाहिए। सराउंडिंग बेचारा अपनी एनर्जी कम करेगा या सराउंडिंग इस पे वर्क करेगा तो ये उल्टा हो सकता है। दिस इज सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ओके प्यारे बच्चों, सो कोल्ड टू हॉट आएगा तो सराउंडिंग्स को अपना कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं चेंज जरूर होगा। और लेकिन जब हॉट से कोल्ड जाएगा देयर विल बी नो एनी नीड ऑफ चेंज, वहां पे आपको सराउंडिंग्स की जरूरत ही नहीं है, ये स्वयं हो जाएगा। ठीक है, इसलिए जो स्टेटमेंट है हीट कंडक्शन इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये भी एक सेकंड लॉ का स्टेटमेंट है और उस पर किसी भी तरह का कोई भी प्यारे बच्चों कंडीशन नहीं है। ओके, सो दिस वाज आवर सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसका इंट्रोडक्शन एंड व्हाट क्लेसियस सेड अबाउट दिस। थैंक यू प्यारे बच्चों फॉर वॉचिंग द वीडियो।